नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसके साथ-साथ आपकी पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। इकोनॉमिक्स का यह 7th क्लास है और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बैंकिंग। आप जानते हैं बैंकिंग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है और अक्सर बहुत सारी परीक्षाओं में बैंकिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। ये जो वीडियो है बैंकिंग से जुड़ा हुआ एक कंप्लीट वीडियो है और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में बैंकिंग से जुड़ा हुआ आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैंकिंग से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो बैंकिंग होती है या बैंक जो होता है उसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो अपने ग्राहकों से या उनकी ओर से जो भी धन उसको प्राप्त होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसकी रक्षा करने का काम करती है। इसका मुख्य कार्य होता है उनके चेकों का भुगतान करना, उनको पैसे का भुगतान करना। इसके लाभ किसके लाभ? बैंक के लाभ, यानी बैंक को जो बेनिफिट्स होते हैं, बैंक को जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, ये किस पैसे से होता है? ये उस पैसे से होता है जो उसके ग्राहकों के द्वारा स्वयं पर न खर्च करके बैंक में जमा किया गया है। ठीक है, तो यहां से तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती हैं बैंक से जुड़ी हुई। पहला कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो ग्राहकों के धन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उनके चेकों का भुगतान करने का काम करती है और बैंक को जो लाभ प्राप्त होते हैं, बैंक को जो बेनिफिट प्राप्त होते हैं, वो उस पैसे से प्राप्त होते हैं जो उसके ग्राहकों ने उपयोग न करते हुए बैंकों में जमा करा दिया है। ठीक है, एक अधिनियम है भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949। इसके द्वारा भी बैंकिंग को या बैंक को परिभाषित किया गया है किस तरीके से कि बैंक एक ऐसी कंपनी है, यानी जो भारतीय बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो है वो बैंक को एक कंपनी के रूप में परिभाषित करता है। इसके अनुसार बैंक एक ऐसी कंपनी है जो बैंकिंग का व्यवसाय करती है। बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली कंपनी को क्या कहा जाता है? बैंक कहा जाता है। किसके अनुसार? भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार। यहाँ पर हम देखते हैं बैंकों के कुछ प्रकार, जैसे व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक, सहकारी बैंक, विनिमय बैंक, सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्यापारिक बैंकों की। व्यापारिक बैंक जनरली वे बैंक होते हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं। जनरली आप जिन बैंकों में जाते हैं, जिन बैंकों में पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं या उनसे लोन वगैरह लेते हैं, ये सारे बैंक जनरली व्यापारिक बैंक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो जनरली अल्पकालीन ऋण देते हैं। सामान्य बैंकिंग के जो काम होते हैं, जनरल बैंकिंग के जो काम होते हैं उनको करते हैं, जैसे धन जमा करना, धन निकालना, ऋण देना, चेकों का संग्रहण करना। इसके बाद में सेकंड आता है आपका औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक, चूंकि इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे बैंक जो उद्योगों को ऋण देते हैं और उद्योगों को जो ऋण दिए जाते हैं वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं दिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए दिए जाते हैं। यानी उद्योगों को मध्यकालीन या दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है और इन ऋणों की पूर्ति के लिए जो औद्योगिक बैंक होते हैं वे उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं, जैसे आईडीबीआई, एक्सिम बैंक। ठीक है, ये इनके उदाहरण है। आईडीबीआई मतलब इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और एक्सिम बैंक का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक। इसके बाद में कृषि बैंक आती है। कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए ऋण की व्यवस्था करना, जैसे खाद, बीज, हल, बैल, सिंचाई, इन सभी के लिए जो ऋण की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, वो कृषि बैंकों के द्वारा किया जाता है। और नाबार्ड जो है एक कृषि बैंकों का विनियमन करने वाली एक प्रमुख संस्था के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में आता है आपका सहकारी बैंक। सहकारी बैंक को कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो सहकारी बैंक का आशय उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में जो छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं उनको ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। और भारत में कोऑपरेटिव बैंक की जो शुरुआत हुई थी वो 1904 से हुई थी। भूमि बंधक बैंक, ये दीर्घकालीन ऋण जो देते हैं, ये किसको देते हैं? कृषि क्षेत्र के लिए। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, भूमि बंधक बैंक जैसे भूमि को गिरवी रख करके दीर्घकाल के लिए, लंबे समय के लिए कृषि के लिए जो ऋण दिया जाता है वो भूमि बंधक बैंकों के द्वारा दिया जाता है। और भारत में इसको जनरली भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आते हैं विनिमय बैंक। विदेशी मुद्रा के लेन देन करने वाले बैंक भारत में
जो है विनिमय बैंक कहलाते हैं। और जनरली भारत में जो विनिमय बैंक है ना, वो व्यापारिक बैंक ही हैं। नहीं, व्यापारिक बैंकों को हम देख रहे थे अभी। तो जितने भी व्यापारिक बैंक होते हैं उनको भारत में क्या कहा जाता है, विनिमय बैंक की तरह जो है कार्य करते हैं, विनिमय बैंक का ही दर्जा उनको प्राप्त है। इसके बाद में केंद्रीय बैंक आता है। केंद्रीय बैंक जनरली हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो उस देश की करेंसी को निगमित करता है, मुद्रा को निगमित करने का काम करता है। और भारत में इसके लिए क्या बनाया गया है, आरबीआई। ठीक है, आपकी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत की करेंसी को निगमित करने का काम करती है। ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है। अब इसके बाद में इतिहास में चलते हैं, थोड़ा सा बैंकिंग की हिस्ट्री देखते हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले, यानी स्वतंत्रता से पहले, भारत में जनरली 3 प्रमुख बैंक जो है वो देखे जाते थे। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में, बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। फिर समय गुजरता गया, आगे जाकर के 1921 में ये तीनों बैंक जिनके नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके एक ही बैंक बना दिया गया था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। ठीक है, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों के विलय का परिणाम था। यहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। उसके बाद में 1 जुलाई 1955 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और राष्ट्रीयकरण करने के बाद में इस इंपीरियल बैंक का जो नाम रखा गया था वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको यहां से एक चीज अगर पूछी जाए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम या पूर्व नाम क्या था, तो आप यहां से क्या समझेंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारतीयों द्वारा प्रबंधित प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था, तो अवध कमर्शियल बैंक था। 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य बैंक हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मैसूर। इनके स्थापना वर्ष इनके सामने दे रखे हैं। ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा। अब यहां से महत्वपूर्ण चीज क्या आती है कि पंजाब नेशनल बैंक जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जाता है। और इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि भारत का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा था, तो पंजाब नेशनल बैंक था, जिसमें किसी भी बाहरी देश के किसी व्यक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला बैंक कौन था, तो वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भारत का सबसे पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन यह पूर्णतः कैसा था, विदेशी था। 1959 में स्टेट बैंक ग्रुप का गठन हुआ। 1959 में गठन हुआ था स्टेट बैंक ग्रुप। इसके अंतर्गत बहुत सारी बैंक थीं जो स्टेट बैंक की अलग अलग शाखाओं के नाम से जानी जाती थीं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ठीक है, तो ये स्टेट बैंक के अलग अलग शाखाएं थीं। इन सभी को मिलाकर के स्टेट बैंक ग्रुप कहा जाता था। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ से देखेंगे, ये जो संकेत है मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये जो बैंक हैं इनमें से ऐसे बैंक जिनके सामने ट्रायंगल बना हुआ है उनका 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। और जिनके गोला नजर आ रहा है, स्टार नजर आ रहा है, ये जो है इनका 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें से आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ठीक है, ये जो है 2010 में स्टेट बैंक में विलय कर दी गई। मतलब इनका मिलाकर के एक ही बैंक बना दिया गया था। और बाकी के जितने भी बैंक हैं ये 2008 में स्टेट बैंक में मर्ज कर दिए गए। ठीक है, तो यानी जो अलग अलग शाखाएं थी वो सारी चीजें जो है समाप्त कर दी गई थी। अब आता है कि बैंकों का पहला जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1969 को पहला राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वो 14 बैंक कौन कौन सी थी, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से आपका इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। ये सारे बैंक जो थे, ये 14 बैंक थे कुल मिलाकर के। 1969 में 19 जुलाई को इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये पहले राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत आते हैं। फिर 15 अप्रैल 1980 को बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें 6 बैंक
जो है जिनका नेशनलाइजेशन किया गया था 6 बैंक थे। तो 2 फैक्ट यहाँ से आपको याद रखने के, पहले राष्ट्रीयकरण में जो कि 1969 में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और जब दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में तब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और वो 6 बैंक कैसी बैंक थी, जिनकी कुल जमाएं 200 करोड़ से अधिक थी, मतलब जिनका जो टोटल वर्थ था जिन बैंकों का 200 करोड़ से ज्यादा था, वो 6 बैंक जो थे उनका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। वो 6 बैंक कौन कौन से थे, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेशन बैंक और विजया बैंक। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के कुल बैंक 21, ठीक है, जिसमें से 19 जो हैं वो कैसे हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। एक जो है वो एसबीआई के नाम से जाना जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एक है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस तरीके से 19 जो है ये पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। अप्रैल 2018 में देना बैंक और विजया बैंक दोनों मिलाकर के ये किस में शामिल कर दी गई, बैंक ऑफ बड़ौदा में। 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर के 10 बैंकों का 4 बैंकों में विलय हुआ था। तो सिंडिकेट और केनरा बैंक जो थे वो मिलाकर के केनरा बैंक बना दिया गया। आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक मिलाकर के इन तीनों का एक ही नाम कर दिया गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। या इस तरीके से कह सकते हैं कि आंध्रा, कॉरपोरेशन और यूनियन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, ठीक है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, इनका विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का विलय आपका इंडियन बैंक में हुआ। तो इस तरीके से 2019 में 10 बैंकों का 4 बैंकों में विलय कर दिया गया। वर्तमान में सरकारी बैंकों की संख्या है आपकी 12, ठीक है, जिनके नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, इसके अलावा आपका केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और ये हो गया यूको बैंक, ठीक है। अब आता है एक महत्वपूर्ण पार्ट बैंकिंग के अंतर्गत, वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न अक्सर करके परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से जो चीजें आप देखने वाले हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और किस एक्ट के तहत, आरबीआई अधिनियम 1934 एक्ट के तहत, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई तो इसकी जो अधिकृत पूंजी थी वो 5 करोड़ थी। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को, और इसके जो पहले गवर्नर थे, ठीक है, वो थे ऑसबर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख थे, जो कि 1943 से लेकर के 1949 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। इसके अलावा इसके 4 रीजनल हेड ऑफिस भी हैं, क्षेत्रीय मुख्यालय, स्थानीय मुख्यालय भी हैं। वो हैं आपका न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ठीक है। आरबीआई का जो प्रबंध संचालन समिति होती है उसमें 21 व्यक्ति होते हैं, जिसमें से एक गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होते हैं, 4 क्षेत्रीय गवर्नर होते हैं, उन 4 क्षेत्रों के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता वाले, 10 मनोनीत सदस्य होते हैं, 2 सदस्य सचिव होते हैं जिनका कार्यकाल 4-4 वर्ष का होता है। इस तरीके से कुल मिलाकर के आरबीआई की प्रबंध समिति में या प्रबंध संचालन समिति में कुल मिलाकर के 21 व्यक्ति होते हैं। अब यहां से देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम कौन कौन से हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि ये करेंसी नोटों का निर्गमन करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई जब करेंसी नोटों का निगमन करता है या करेंसी नोट निकालता है तो वो किस विधि के आधार पर निकालता है, तो वो न्यूनतम विधि के आधार पर निकालता है, ठीक है। आरबीआई के द्वारा करेंसी नोटों का निर्गमन न्यूनतम विधि के आधार पर किया जाता है। और ये न्यूनतम विधि क्या है, ये न्यूनतम विधि के अंतर्गत एक प्रावधान है कि 115 करोड़ रुपए कीमत का सोना और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति रखना जो है आरबीआई के लिए आवश्यक है नोट छापने के लिए, ठीक है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बैंकर, उसके एजेंट, इसके अलावा आर्थिक और वित्तीय सलाहकार के रूप में भी आरबीआई कार्य करता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसके अलावा ये विदेशी विनिमय का नियंत्रण करता है। कृषि वित्त व्यवस्था जो एक काम था, कृषि वित्त व्यवस्था से जुड़ा हुआ,
जो कि पहले आरबीआई करता था। आरबीआई से ये काम वर्तमान समय में नाबार्ड द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। मतलब आरबीआई जो कृषि वित्त व्यवस्था से जुड़ी हुई चीजें देखता था, वो चीजें अब नाबार्ड के द्वारा देखी जाती हैं। इसके अलावा आरबीआई साख नियंत्रण का भी काम करता है। ठीक है। विकास संबंधी एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन आरबीआई के कार्य कौन कौन से हैं? पहला तो यह है कि मुद्रा बाजार जो होता है आपका, मनी मार्केट होता है, उस पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण। मतलब मुद्रा बाजार में कोई भी गलत चीजें ना हो, कोई भी रूल के खिलाफ चीजें ना हो, उसके लिए उस पर प्रतिबंध लगाने का काम आरबीआई करता है, उसको कंट्रोल करने का काम आरबीआई करता है। बचतों को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, ये भी आरबीआई का कार्य है। इसके अलावा लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना, और बैंकिंग की आदत को जो है बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया गया था 1964 में, जब यूटीआई की स्थापना हुई थी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आरबीआई ने 14 जून 1995 को बैंक के ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए, निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना लागू की थी। अब बैंकिंग से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली, और शब्दावली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जनरली अब तक आप जो पढ़ रहे थे वो उसकी एक बेसिक जानकारी थी, लेकिन सामान्यतः परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बैंकिंग से जुड़ी हुई जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उससे जुड़े हुए ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है आपकी बैंक रेट, बैंक दर। बैंक दर क्या होती है? ये एक ऐसी दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों को दीर्घावधिक ऋण देता है। जिस प्रकार से आपको पैसे की जरूरत होती है तो आप किसके पास जाते हैं? व्यवसायिक बैंकों के पास जाते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, अलग अलग प्रकार के लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं। तो हम व्यावसायिक बैंकों से जनरली अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोन या ऋण लेते हैं। इस तरीके से समस्याएं बैंकों के पास भी आती होंगी, व्यवसायिक बैंकों के पास भी आती होंगी। तो जब इनको पैसे की आवश्यकता होती होगी तो ये कहाँ से पैसा लेते होंगे? तो ये जो है पैसा कहाँ से लेते हैं? आरबीआई से लेते हैं। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। हमारे बैंक, ये जो व्यवसायिक बैंक, औद्योगिक बैंक, ये हमारे बैंक हैं, लेकिन बैंकों का जो बैंक है वो आरबीआई है। तो एक ऐसी दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घावधिक ऋण देता है, वो बैंक दर कहलाती है। जैसे आप देखते होंगे कि आप जब लोन लेने जाते हैं बैंक से, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, तो एक बैंक की रेट होती है। जैसे मान के आप 10% की रेट पर आपको जो है लोन दिया गया, 6% की दर पर आपको होम लोन दिया गया। इसी तरीके से बैंकों को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो आरबीआई उनको लोन देता है, और आरबीआई जिस दर पर बैंकों को लोन देता है वह दर ही बैंक दर कहलाती है। ठीक है। आरबीआई को जब मुद्रा में प्रसार करना होता है, ठीक है, मुद्रा में प्रसार करना होता है तो वो बैंक रेट में वृद्धि कर देता है, और मुद्रा का संकुचन जब होता है तब बैंक रेट में कमी हो जाती है। मुद्रा का प्रसार मतलब आप समझ रहे हैं, मुद्रा का जो मूल्य है, यानी मुद्रा ज्यादा मात्रा में हो जाती है कंट्री में, तो मुद्रा का मूल्य जो है वो कम हो जाता है। मूल्य कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो इससे बैंक की दर जो होती है वो बढ़ जाती है। मुद्रा के संकुचन से बैंक की दर में कमी हो जाती है। ठीक है। रेपो रेट आपसे पूछा जा सकता है। रेपो रेट क्या होती है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को अल्प अवधि का ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है, वो रेपो रेट होता है। प्रतिवर्ती रेपो रेट क्या होता है? वह दर जिस पर आरबीआई के ग्राहक, आरबीआई के ग्राहक कौन है? हम और आप नहीं हैं आरबीआई के ग्राहक। आरबीआई के ग्राहक हैं वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक जो होते हैं। तो ऐसी दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को वह दर जिस पर आरबीआई के ग्राहक जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं आरबीआई में अतिरिक्त धनराशि जमा करते हैं और बदले में ब्याज अर्जित करते हैं, प्रतिवर्ती रेपो रेट कहलाती है। जैसे आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं और बैंक आपको उस पैसे के लिए क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, ब्याज पे करता है। इसी तरीके से जब वाणिज्यिक बैंकों के पास में ज्यादा पैसा हो जाता है, अतिरिक्त पैसा हो जाता है, तो वो उस पैसे को आरबीआई में जमा कर देते हैं, और उस पैसे पर आरबीआई उनको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। रेपो रेट की बात हो या रिवर्स रेपो रेट की बात हो, दोनों ही सालाना संयोजित की जाती है। वार्षिक आधार पर मतलब ये जो है कैलकुलेट होती हैं। इसके बाद में आता है आपका नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर इसको कहते हैं। भारत में बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी के रूप में बनाए रखना आवश्यक होता है, और यह प्रतिशत ही सीआरआर कहलाता है। यानी भारत में जितने भी बैंक हैं उनकी जितनी भी जमा राशि है, बैंक में जितना भी पैसा जमा है उसका कुछ हिस्सा कौन रखता है? आरबीआई रखता है।
आरबीआई के पास उनको रखना होता है, और जितना प्रतिशत हिस्सा या जितने प्रतिशत पैसा आरबीआई में बैंकों के द्वारा रखा जाता है जमा राशि का, वह क्या कहलाता है? सीआरआर कहलाता है। आरबीआई को जब शाख मुद्रा में वृद्धि करनी होती है, तब वह सीआरआर में कमी कर देती है, यानी कैश रिजर्व रेशियो में कमी कर देती है। आरबीआई को जब शाख मुद्रा में कमी करनी होती है, तो वो सीआरआर में वृद्धि कर देती है। शाख मुद्रा क्या होती है? शाख मुद्रा को थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। बाकी डिटेल में एक वीडियो में ऐसा बनाऊंगा जिसमें जितनी भी इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई जितनी भी शब्दावली है, जितने भी टर्म यहाँ पे यूज होते हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें उस वीडियो में आपको मिल सके। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक आइडिया यहाँ से आपको लगा लीजिए कि शाख मुद्रा क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा अभी जो सिक्के बंद हो गए हैं, जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में 50 पैसे का सिक्का चलता था, 25 पैसे का सिक्का चलता था, तो उनकी जिस मेटल के द्वारा वो सिक्का बनाया जा रहा है या जिस चीज से उस सिक्के को निर्माण किया जा रहा है, उसको निर्मित किया जा रहा है, तो जैसे 50 पैसे का सिक्का है तो 50 पैसा उसका ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल मूल्य है। लेकिन जिस मेटल से उस 50 पैसे के सिक्के को बनाया गया है, उसकी कीमत 50 पैसे से कम है। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ऐसी मुद्रा जिसका जो वास्तविक मूल्य है वह जिस चीज से मुद्रा बनाई गई है उससे ज्यादा हो, तो वह शाख मुद्रा कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए नोटों की बात की जाए, जैसे 2000 का नोट है, 2000 के नोट पर लिखा होता है, गवर्नर ये मतलब वचन देता है, जैसे ना मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये गवर्नर के द्वारा उस पे जो है एक उद्घोषणा होती है। इसका मतलब क्या है कि आप उस 2000 रुपए का जो कागज है, उस कागज को ले जा करके आप 2000 रुपए का कोई भी सामान मार्केट से खरीद सकते हैं। लेकिन यहां से आप थोड़ा सा सोचिए, क्या उस 2000 रुपए, यानी ओरिजिनल वैल्यू तो उसकी 2000 रुपए है, लेकिन जिस कागज से 2000 रुपए का नोट बनाया गया है, क्या उस कागज की कीमत है 2000 रुपए? नहीं है। तो वास्तविक रूप में मुद्रा की जो वैल्यू है, मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा जिस चीज से बनाई गई है उससे ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसी मुद्रा जिसका वास्तविक मूल्य जिस चीज से मुद्रा बनाई गई है उस मेटल से या उस कागज से ज्यादा हो, तो वह शाख मुद्रा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका सांविधिक तरलता अनुपात, जिसको बोलते हैं स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। ठीक है, व्यापारिक बैंक जो होते हैं उनको अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में या अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में या शेयरों के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। इसी को हम स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो या SLR के नाम से जानते हैं। अगला आता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। यह एक ऐसी दर है जिस पर बैंक जो होते हैं रिजर्व बैंक से प्रतिभूतियों के बदले में या अपने शेयरों के बदले में ऋण लेते हैं। यानी कोई भी बैंक है, उसके जितने भी शेयर हैं, उन शेयरों को रख करके रिजर्व बैंक से जब पैसा उधार लिया जाता है बैंकों के द्वारा, तो जिस दर पर वो पैसा उधार लेते हैं उसी को हम MSF कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। भारतीय बैंकिंग सिस्टम में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 9 मई 2011 से लागू है। एक और टर्म है आपका बेस रेट। बेस रेट क्या है? ऐसा दर जिसके नीचे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसी भी तरह का ऋण नहीं दे सकते हैं। बेस नाम से ही आप समझिए, बेस मतलब एक आधार बनाया गया है, एक आधार दर है। इस दर से नीचे आप किसी को लोन नहीं दे सकते, मिनिमम इतनी दर आपको रखनी पड़ेगी, वो बेस रेट होती है। इसका पहले नाम जो था वो था प्राइम लेंडिंग रेट, PLR इसको कहा जाता था। ये 2010 से लागू की गई RBI के द्वारा। अब वर्तमान में इस PLR को बेस रेट के नाम से जाना जाता है। गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPA। ठीक है, कभी कभी ये जो टर्म है ना बिल्कुल संक्षेप में यूज होते हैं, जैसे NPA लिख देगा केवल, तो NPA का मतलब है गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां। गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां क्या होती हैं? बैंक द्वारा जो ऋण दिया जाता है या उस ऋण पर जो ब्याज होता है, देय ब्याज जो होता है, जैसे मान के चलिए बैंक ने आपको ऋण दिया, ठीक है, और उस ऋण पर बैंक आपसे ब्याज भी वसूलेगा। तो अगर कोई ऐसा ऋण या ब्याज जिसका भुगतान 180 दिनों तक नहीं किया गया हो, यानी ऋण की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा ऋण बैंक के द्वारा दिया गया ऐसा ऋण जिसका भुगतान 180 दिन तक नहीं किया गया हो
और उस ऋण पर दिए गए ब्याज का भुगतान 365 दिनों तक नहीं किया गया हो, तो ये सारी जो परिसंपत्तियां हैं गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां कहलाएंगी। मतलब बैंक जो भी ऋण देता है उस ऋण पर जो ब्याज हमको देना होता है, तो अगर ऋण हमने 180 दिन तक नहीं चुकाया और ब्याज हमने 365 दिन तक नहीं चुकाया, तो ये मिलाकर के गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी इसको कहा जाता है। कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत वे सभी इन्वेस्टिंग संस्थाएं जिनका प्रमुख व्यवसाय है किसी भी योजना के लिए जमा स्वीकार करना या ऋण देना या उधार देना, वे सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कहलाती हैं। ठीक है, अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। करेंसी नोट प्रेस, ये नासिक की जो करेंसी नोट प्रेस है जहां पर नोट छापे जाते हैं, तो विशेष रूप से यहाँ 10, 50, 100, 500, 2000 के नोटों की छपाई होती है। इसके अलावा बैंक नोट प्रेस एक मध्य प्रदेश के देवास में भी है। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। यहाँ करेंसी नोट के कागज का उत्पादन होता है, जिस कागज से नोट बनाए जाते हैं वो कागज सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में बनता है। मैसूर एवं शाहबानी जो कि पश्चिम बंगाल में है, मैसूर आपका कर्नाटक में है, शाहबानी पश्चिम बंगाल में है। आरबीआई के नियंत्रण में करेंसी नोट यहाँ पर भी छापे जाते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस आपकी हैदराबाद में, यहाँ पर दक्षिणी राज्यों के लिए डाक से जुड़ी हुई जो लेखन सामग्री है उसका छपाई होती है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो कि नासिक की है, यहाँ पर क्या होता है, डाकखानों की जो स्टेशनरी होती है, जो आपके पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, पोस्ट ऑफिसेज के जो डाक टिकट होते हैं, ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेक्स होते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र होते हैं, पोस्टल ऑर्डर होते हैं, पासपोर्ट होते हैं, ये सभी जो है कहाँ छापे जाते हैं, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में। भारत सरकार की टकसाल जो है, टकसाल जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है उसको कहते हैं टकसाल। तो मुख्य रूप से 4 टकसाल हैं भारत सरकार की, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। ठीक है, और कोलकाता और मुंबई की जो टकसाल हैं यहाँ पर सिक्कों के साथ साथ मेडल्स जो मिलते हैं, आपने देखा होगा खिलाड़ियों वगैरह को जो मेडल्स वगैरह दिए जाते हैं, वो मेडल भी जो है यहीं पर ढाले जाते हैं, यहीं पर उनकी ढलाई होती है। भारत में कार्य करने वाले विदेशी बैंकों में सबसे ज़्यादा ब्रांच किस बैंक की हैं, ये प्रश्न भी पूछा गया था एक बार, तो ये है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। और दूसरे स्थान पर जो सर्वाधिक शाखाओं वाला विदेशी बैंक है वो है आपका एचएसबीसी बैंक। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।